जिस दिन चाहे उस दिन भारत पूरे पाकिस्तान के एक एक इंच को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान का भविष्य ना कोई था, ना है और ना है रहेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। प्यार से दोगे, नहीं प्यार से दोगे तो हम छीन लेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जब जब भारत की ताकत का जिक्र हुआ तो ब्रह्मोस का जिक्र आपने बार बार सुना होगा, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान में आतंकियों के लिए बड़ी तबाही ब्रह्मोस साबित हुआ। लेकिन ब्रह्मोस के बारे में जो आम लोगों के जहन में सवाल होते हैं ना, उन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जो कि ब्रह्मोस के पूर्व सीईओ हैं और डीआरडीओ साइंटिस्ट के तौर पर भी आपकी पहचान है। सर, बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। मैं कोलीग से बात कर रही थी, जब आपके आने के बारे में जानकारी हुई, वो पूछने लगे कि भाई ये जरूर पूछना, ब्रह्मोस जब पाकिस्तान की जमीन पर जाकर गिरती है तो तबाही कितने एरिया में होती है, कितने आतंकियों का सफाया एक बार में हो सकता है? देखिए, जहां तक बात है, आप विध्वंसक क्षमता की बात कर रही हैं, तो वो अलग अलग होता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको डिसेबल करने का था। तो जो भी हमने ब्रह्मोस, ऐसा कहते हैं कि लगभग 19-20 ब्रह्मोस हमने फायर करी और अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कुछ सुखोई 30 से और कुछ लैंड टू लैंड। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उनके एयर कैपेबिलिटी है, जैसे एयर स्ट्रिप हैं, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, या पिछले कुछ दिनों में आया था कि वो किराना हिल्स, जो उनकी, इसका मतलब ये कि जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उनको डिसेबल करने के लिए बेसिकली ब्रह्मोस का उपयोग हुआ था। आप उन्हीं किराना हिल्स का जिक्र कर रहे हैं ना, जब पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और ऐसा भारत कहते में हैं, इतनी ताकत का ऐसा एहसास। कहते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मीडिया में, हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा थी। तो ऐसा, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपेबिलिटी को डिसेबल करना। और जहां तक लोगों को या जो सोल्जर्स होते हैं, उनको मारना ना मारना वो बहुत छोटी बात होती है। तो बेसिकली कैपेबिलिटी खत्म कर दो, डिग्रेड कर दो। लेकिन सोशल मीडिया की भाषा में और आम लोगों की भाषा में हम तो यही मानकर चलेंगे कि हमारी ब्रह्मोस वो ताकत जिसने पाकिस्तान में भूकंप लाने की नौबत ला दी। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि एक जमाना वो था जब हम हथियारों के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए बाकी देशों पर डिपेंड करते थे। आज ब्रह्मोस भारत में तैयार भी हो रही है और बाकी आधुनिक हथियारों में भी। अगर मैं भारत की शक्ति की बात करूं तो सिर्फ ऐसा नहीं, भारत में डिफेंस क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए, हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसमें ब्रह्मोस का रोल आप कैसे देखते हैं? अच्छा, देखिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना इसलिए चाहिए कि भारत ने और डीआरडीओ ने सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि आकाश, जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम और जो गन सिस्टम्स थे, तो उन सब का प्रयोग किया। और ब्रह्मोस का प्रयोग तो किया ही किया। और जब आप पूछ रही थी कि हम मतलब पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट ने जो डीआरडीओ और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो एक विश्वास किया है, तो उस विश्वास के कारण हम आज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पहले तो पॉलिसीज ही नहीं थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ब्रह्मोस के कारण एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी। मैं लगभग, यानी कहना चाहिए कि लगभग हमने 11 साल पहले काम शुरू किया था कि ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करना है। तो उस समय पॉलिसी नहीं थी। बाद में जो हमारी सरकार है तो उसने पॉलिसी बनाई, और अभी तो हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, मीडिया में आती रहती है। लगभग ऐसी 5-6 कंट्रीज, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 12-13 देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है तो हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेंगे, आकाश करेंगे, और जो हमारा रॉकेट सिस्टम है वो भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। इस तरह की जो डिफेंस डील्स हैं वो उभरते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती होंगी। आत्मनिर्भर भारत और सक्षम भारत बनाने के लिए, बताने के लिए ये बहुत मदद करती हैं। और एक हमारी आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन सिंदूर के कारण डीआरडीओ के ऊपर एक विश्वास हुआ कि जो डीआरडीओ डेवलप्ड इक्विपमेंट है वो काम करते हैं और वो दुश्मन को हरा सकते हैं। तो इसके कारण अब डीआरडीओ के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। और जहां तक बात है डीआरडीओ की क्रेडिबिलिटी की, वो तो बनी ही। मैं जानती हूँ आप बड़े पद पर हैं और बहुत सधी हुई भाषा और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछूंगी, जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, देश भर में फिर से मांग उठती है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यहाँ छेड़ना जरूरी है, लॉन्च करना जरूरी है। अगर ये इंटरव्यू, ये बातें पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में बैठे हुए खासतौर पर आतंकी सुन और देख रहे होंगे, क्या ब्रह्मोस के नाम से कांप रहे होंगे? देखिए,
जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की आम जनता की बात नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है हाँ, और जो टेररिस्ट हैं हाँ, उनकी बात करते हैं। तो उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस दिन चाहे उस दिन भारत पूरे पाकिस्तान के एक एक इंच को खत्म कर सकता है। हाँ, लेकिन मैं अभी फिर से कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। आप आतंकवाद छोड़ दीजिए, हमारा कश्मीर हमको वापस कर दीजिए और हम शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं। एकदम ठीक कहा आपने। हाँ। क्योंकि वहां तो पाकिस्तानी फौज खुद आसिम मुनीर ही हैं जो हमारे से हाथ मिलाए बैठे हैं। पिछले दिनों तो मीटिंग की भी खबर आई थी। अगर आप आतंक को बढ़ावा देंगे तो वही बात है कि अगर आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो फिर आम कहाँ से होंगे। जैसे आप कर्म करेंगे वो आपके सामने आएंगे। अच्छा, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ब्रह्मोस के रोल को लेकर, चूंकि वक्त वक्त पर खबरें आती हैं, डीआरडीओ ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये सफल प्रक्षेपण किया, या फिर अलग अलग जो रोल होते हैं उसमें गर्व महसूस होता है क्या जब हिंदुस्तानी ये चीज जानते हैं, अपनी आसान भाषा में समझते हैं कि हाँ, हम वो पहले वाला भारत नहीं है जो कोई हमें आंखें दिखाए तो हम टाइम लें, हम तुरंत एक्शन भी करते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम एक्शन करते हैं और एक्शन के बाद जीत भी हासिल करते हैं। हाँ। ये बहुत जरूरी है बोलना। तो पहले क्या था, पहले हम कुछ दिनों पहले बात भी हुई थी कि पहले हम उनको फोल्डर्स भेजा करते थे कि फाइल की भाई देखो ये पेपर है, आपने आतंकवादी हमारे यहाँ भेजे हैं। अब हम वो सब नहीं करते हैं, अब हम सीधे डायरेक्ट एक्शन करते हैं। ये एक्शन बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और जहां तक बात है आतंकवादियों की, तो उनको ये अब शायद समझ लेना चाहिए कि ये समय ना टेररिज्म का नहीं है। पूरी दुनिया में टेररिज्म जो है डिस्क्रेडिट हो चुका है। तो अब जो है वो है कि आप बैठ के बात करिए, आपके जो भी एप्रीहेंशंस हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, वो हैंडल करेंगे और लेट्स हैव ए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मूव अहेड इन द लाइफ। और मैंने आपको कहा कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल, इट्स आवर पार्ट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इट शुड बी रिटर्न बैक टू अस। प्यार से दोगे, नहीं प्यार से दोगे तो हम छीन लेंगे। इन दिनों फिल्म धुरंधर का बहुत जिक्र हुआ, आपने देखी है? देखी मैंने। अच्छा, धुरंधर की पार्ट 2 का बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। धुरंधर देखकर उस रिवेंज का इंतजार हमें तो व्यूअर के तौर पर है, लेकिन आज का भारत तो वही है ना कि आप आंखें जरा भी तरेरेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आज मतलब धुरंधर पार्ट 2 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, हम तो फिल्म के जरिए देखेंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। 140 करोड़ भारतीय हैं और 140 करोड़ इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और विजनरी ये भारतीय हैं। तो पाकिस्तान इज इट्स आई विल से बहुत इट्स अ नॉन एंटिटी और पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहर करने से कुछ हासिल होगा नहीं। They should learn lesson from Africa because they are now like any African country, very poor, illiterate, economically bankrupted. तो और आप इंडिया से लड़ रहे हैं जिसकी इकोनॉमी 4th है दुनिया में, 3rd हो जाएगी और ईश्वर ने चाहा तो 2nd भी हो जाएगी और विकसित भारत तो 1st होगा। आपके हिसाब से हिंदुस्तान का धुरंधर कौन है? हिंदुस्तान का धुरंधर वो आम नागरिक है जो देशभक्त है, जो अपने देश के लिए अपने को कुर्बान नहीं, जो देश की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है, वो है धुरंधर। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र किया, अभी कल परसों एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, आप जानते हैं आसिम मुनीर के सामने ये नौबत आ गई है कि अपने सैनिकों को किराए पर देने का काम शुरू कर दिया। वो तो कर रहे हैं ना, सऊदी अरेबिया में तो दे ही रहे हैं अपने सैनिकों को किराए पर। तो किसी देश के सामने ये नौबत आ जाए तो उसका भविष्य क्या है? उसका पाकिस्तान का भविष्य ना कोई था, ना है और ना है रहेगा। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाए हैं कि वो हैं क्या। वो इंडियन है, टर्किश हैं या अरब हैं या क्या हैं। उनको ये समझना चाहिए कि वो भी हिंदू ही हैं। अगर आप जाएंगे डीप तो हिंदू ही हैं, हमारे चेहरे उनके चेहरे मिलते जुलते हैं। तो आप कहाँ से हमारे एनिमी हो गए? आप तो अखंड भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम सभी लोग चाहते हैं अखंड भारत। यानी आप कह रहे हैं सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, मेरे एक कोलीग भी है जो एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाय। कम प्लीज। हेलो सर मुझे बस ये पूछना था कि एक तो इसका नाम ब्रह्मोस ही क्यों पड़ा, वो चीज, और दूसरा मतलब मेरे जैसे या और जो लोग
जो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं समझते हैं, उन्हें ये बता दीजिए कि किस तरीके से जो भी इंडिया के दुश्मन हैं उनके लिए कितना घातक और कैसे घातक है, वो थोड़ा-सा अगर आप बता दें। अच्छा, आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि भारत में सबसे प्रचंड नदी है ब्रह्मपुत्रा। जी। तो ब्रह्मपुत्रा से हमने ब्रह्म लिया और जो हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर है एनपीओ मशीनोस्त्रोनिया, तो वो मास्को नदी के किनारे हैं। तो मास्को नदी शांत नदी है, आराम से बहती है। तो हमने ये, चूंकि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, तो जब वो बहती है तो शांत बहती है और आखिरी में डिस्ट्रैक्शन करती है। तो हमने ब्रह्मोस रखा है, ब्रह्मपुत्रा और मास्को, इन दोनों को रिवर को मिला के ब्रह्मोस। अच्छा, मुझे अब तक लगता था दूसरा। कि ये ब्रह्मास्त्र से जुड़ा ना हुआ ना ना शायद ना, है। ब्रह्मास्त्र से नहीं जुड़ा। हाँ। और दूसरा, आपने कहा कि ये दुश्मन के लिए कितनी घातक है। सबसे पहली बात, ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। ये शिप में रह सकती है, सबमरीन में रह सकती है, एयरक्राफ्ट में रह सकती है, लैंड में रह सकती है। तो अचानक अटैक कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो एक्यूरेसी है वो है सब-मीटर, 1 मीटर से कम। तो हम जहां भी दुश्मन बैठा होगा, चाहे वो किसी केव के अंदर है, जो किराना हिल्स की बात करें, केव के अंदर है, या कहीं किसी माउंटेन के पीछे है, या वो किसी सिक्योर्ड बिल्डिंग में, जिसको बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल आर्मर्ड बिल्डिंग है, उसमें है। आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो है वो जो जहां पर अटैक किया था, जो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर में, तो उसमें जो उनका पिलर था, वो जो ऊपर जाता है दिखता, तो उसके बीच से आई हुई है मिसाइल, बीच से गई थी, उसके बिल्कुल सेंटर में। तो जहां भी होंगे हम ढूंढ के और उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी भारत के दुश्मन चाहे कहीं भी छिप जाएं, लेकिन हमारी पकड़ से दूर नहीं है और हमारी पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं है। नहीं। कुछ और कुलीग्स हैं मेरे जो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जब बात देशभक्ति की आती है ना और पाकिस्तान की आती है, तो फिर देशभक्ति उमड़ने लगती है। सर, महान साइंटिस्ट कलाम साहब के आप बहुत नज़दीक रहे और आपको काम करने का उनके मौका भी मिला। तो ऐसा कोई किस्सा जो आप आज भी नहीं भूलते, जो उनको लेकर के? अब जब आप कलाम साहब की बात करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ और नाम भी हमको जोड़ने चाहिए। देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर सारस्वत, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर आर.एन. अग्रवाल, डॉक्टर प्रहलादा, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। एक जनरल स्वामीनाथन हुआ करते थे, और ऐसे मतलब इतने सारे साइंटिस्ट हैं जिनसे हम लोगों ने सीखा, जो हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम के बैकबोन हैं। तो जब आप बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम की, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वेरी ह्यूमन सेंट्रिक पर्सनालिटी थे। ह्यूमन सेंट्रिक यानी कि देखिए, लीडर को काम तो करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, लेकिन जो ह्यूमन होता है उसको वो सेंटर पे रखते थे और बाकी चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पेरिफेरी में। तो जब एक साइंटिस्ट को या एक टेक्नीशियन को मालूम होता है कि मेरी केयर लेने के लिए कोई है, एक लीडर है, तब वो व्यक्ति, उसको सैलरी तो मिलती है 8 घंटे की, लेकिन वो काम करता है 16 घंटे, 20 घंटे। तो मुझे याद है, और हमने किया भी है, अभी ब्रह्मोस में भी हम करते थे कि लगातार जाने का टाइम फिक्स होता है। ऑफिस आप पहुंचते हैं 9 बजे, लेकिन आप लौट के कब आएंगे ना तो आपको मालूम होता है, ना आपकी फैमिली को मालूम होता है। तो उसका जो रीज़न है, जो हमारे रूट्स हैं, तो हमको डॉक्टर कलाम ने सिखाया कि आप अपनी टीम को अच्छे से देखभाल करिए और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो टेक्नोलॉजिकली तो कैपेबल हैं, लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी स्किल होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम में वो स्किल थी। और मैं उस चीज़ को मैंने उनसे बहुत सीखा। कोई किस्सा सर जो कभी आप आज भी याद हो आपको? मुझे याद है, बहुत सारे किस्से हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या किया था कि एक बार मैं अपने गार्डन में पानी दे रहा था, पाइप वगैरह लगा के, और पौधों को पानी दे रहा था। और डॉक्टर कलाम मॉर्निंग वॉक को निकलते थे, तो उन्होंने देखा कि मॉर्निंग वॉक पे ये पौधों को पानी दे रहा है, और उन्होंने मॉर्निंग में 10 बजे मुझे लेटर मिल गया कि तुम जो है, एक हमारी जो लैब है तो उसमें एक हम ग्रीन टीम बनाते हैं, और उस ग्रीन टीम के चेयरमैन वो सुधीर मिश्रा होंगे। तो मुझे सभी सरप्राइज, मैंने कहा ये जबरदस्ती मुझे क्यों दे दिया है ग्रीन टीम का काम। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये क्या है।
बोले नहीं नहीं, तुम अपने घर के अगर पौधों को देख रेख रख सकते हो तो तुम पूरी लैब और पूरे कैंपस के जो ट्री हैं, प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट है, उसको भी देख रेख रख सकते हो। तो मैंने कहा सर टाइम, तो बोले जो बिजी होता है ना उसी के पास टाइम होता है, जिसके पास 15 घंटे होते हैं उसी के पास 16 घंटे भी होते हैं, और जिसके पास जो काम नहीं करता है वो बहुत बिजी होता है। तो तुम क्या हो? तो मैंने कहा सर मैं दे दीजिए, करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा आयुष, ये सुनने के बाद आज मैं देखूंगी कितने घंटे तुम शिफ्ट करते हो। एक और कोलीग है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी बहुत सवाल आ रहे हैं। हाँ बताइए। मेरा से सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाते समय सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या रही थी आपके सामने? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती, हाँ। सबसे बड़ी, देखिए क्या हुआ कि ये एक जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर में हमने क्या किया, मनी डिवाइड कर ली, तो आधा मनी लगभग रशियंस के पास गई, आधा हमारे पास आई। तो हमको अपना सिस्टम डेवलप करना था, उनको अपना सिस्टम डेवलप करना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की। तो हम डिज़ाइन तो कर लेते थे लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंट्री में वो लगभग 25 साल पहले बहुत कमज़ोर था। आज तो कभी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन पहले बहुत कमज़ोर था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की थी। साइंटिस्ट डिज़ाइन कुछ भी कर देगा लेकिन उसको रियलाइज़ करना ना, वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही करेगी। तो वो बड़ा भारी चैलेंज था। लेकिन आज वो सभी चैलेंजेस खत्म हो गए हैं और उन चैलेंजेस को पार पा रहा है हमारा भारत, और इसीलिए हम कह रहे हैं उभरता हुआ भारत है। विकसित भारत भी बहुत जल्द बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुधीर मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हर सवाल का जवाब एक तो बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया और बहुत कैची लैंग्वेज में, ताकि हम आम दर्शकों के लिए समझा सकें इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू।